रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 4 दिसंबर 2020। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और साथ ही में इस शो को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स को पहुंचाना। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह वीकली डिसेबिलिटी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ और फिर डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन सुनेंगे। दानिश महाजन जी का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे आर ओपिनियन सेगमेंट में और फिर करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इन फिजियोथेरेपी। अगर आप अपना करियर फिजियोथेरेपी में बनाना चाहते हैं तो आपके बहुत से सवालों के जवाब आज हमारे एक्सपर्ट देंगे, तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज़ हेडलाइंस की ओर। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर रेडियो उड़ान के जनरल सेक्रेटरी दानिश महाजन को मिला मेरी ग्लोरी अवार्ड और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली की ओर से मधु शर्मा मेमोरियल यंग अचीवर्स अवार्ड। कुल्लू में हुई बस थेरेपी की शुरुआत, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। NFB कर्नाटका की ओर से कर्नाटका के 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रतिभा मेरिटोरियल अवार्ड और एक्सीलेंसी अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित। नेशनल अवार्ड सिलेक्शन के लिए नेशनल सिलेक्शन कमेटी की 1 दिसंबर को होने वाली बैठक कोरोना की वजह से स्थगित। मुंबई में शुरू हुआ एक्सेस टू होप का प्रयास, जानिए कैसे 2 लोगों ने मिलकर मुंबई को बनाना चाहा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक एक्सेसिबल शहर। फादर स्टैन स्वामी को नकारा गया सिपर प्रदान करने का निर्णय, मीडिया पर चला भारी आंदोलन। सिनेमा देखना किसे पसंद नहीं, मगर क्या डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए ये इतना ही मनोरंजक रहा है हमेशा से? जानिए इस रिपोर्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए सिनेमा के अनुभव को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। IAS की कोचिंग अब होगी सुलभ सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। जानिए इस खबर में किसने की इसकी पहल। खबरें कुछ और भी होंगी और डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन भी सुनेंगे। आर ओपिनियन में दानिश महाजन जी का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे और करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जिन्हें 18 साल का फिजियोथेरेपी में एक्सपीरियंस है, डॉक्टर नीरज अरोड़ा जी होंगे, जो कि हमें गाइड करेंगे कि फिजियोथेरेपी में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इसे सक्सेसफुली अचीव कर सकता है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में।
ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार से प्राप्त एक प्रेस रिलीज के अनुसार दिव्यांगजनों के योगदान और उनके कौशल को स्वीकार करते हुए तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी संगठनों, संस्थानों तथा निजी निकायों द्वारा किए गए योगदान के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तदनुसार विभाग द्वारा 2020 के पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दिनांक 25 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। इस हेतु विभाग में आवेदन प्राप्त हो गए हैं। परिणाम स्वरूप आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की जांच के द्वारा चयन प्रक्रिया को विस्तृत रूप से पूरा किया जाना है। इसके बाद इसे राष्ट्रीय चयन समिति यानी नेशनल सिलेक्शन कमेटी के समक्ष रखा जाता है। राष्ट्रीय चयन समिति यानी नेशनल सिलेक्शन कमेटी की यह बैठक 1 दिसंबर 2020 को होने वाली थी। हालांकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के कारण यह बैठक स्थगित कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति में सुधार होने पर इस कार्य को संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय चयन समिति की यह बैठक सार्वजनिक सूचना देते हुए आयोजित की जाएगी। कुल्लू के आशवाल विकास केंद्र द्वारा अटल सदन में इस सोमवार एक थेरेपी बस का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। सबसे पहले आशवाल विकास केंद्र के निदेशक सुश्री श्रुति मौर्य और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा मुख्य अतिथि को थेरेपी बस में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों तथा से जुड़ी अन्य जानकारियां प्रदान की गईं। इसके पश्चात शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा थेरेपी बस के सभी उपकरणों एवं अन्य सुविधाओं का मुआयना किया गया। इसके बाद आशवाल विकास केंद्र द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को इनाम प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि यह थेरेपी बस किस प्रकार दिव्यांग बच्चों की थेरेपी में सहायता करेगी और आयुष विकास केंद्र हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कैंप्स में इस थेरेपी बस को ले जाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रोग्राम मैनेजर श्री बीजू द्वारा माइक के माध्यम से सभी सहभागियों को इस थेरेपी बस के विषय में पूरी जानकारी दी गई। एक समाचार पत्र में छपी इस खबर के मुताबिक इस कार्यक्रम में जर विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री सुरेंद्र शौरी, सुश्री ऋचा वर्मा, उपायुक्त कुल्लू गौरव सिंह, पुलिस अधीक्षक कुल्लू श्री राजकुमार चंदेल, एएसपी कुल्लू विशेष रूप से उपस्थित रहे। आई व्हील्स थेरेपी मोबाइल क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जो विभिन्न प्रकार की थेरेपी जैसे स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दूर दराज के क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों को प्रदान करेगा। इस थेरेपी बस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें चिकित्सा से जुड़े सभी उपकरण जैसे ट्रेडमिल, विस्तृत फर्श, छत, खिलौने आदि मौजूद रहेंगे। यह थेरेपी बस दूर दराज के क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों को थेरेपी प्रदान करने के साथ साथ दिव्यांग बच्चों की चिकित्सा के संबंध में भी जागरूकता फैलाएगी। इसी प्रकार इस बस में एक इनबिल्ट प्रोजेक्टर के माध्यम से स्थानीय निवासियों में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें दिव्यांगता के शुरुआती लक्षणों, उसकी पहचान और विभिन्न उपायों, उपचारों के विषय में जानकारी दी जाएगी। कोविड संकट ने सिनेमा देखने के अनुभव को सिनेमा घरों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां आप अपने कमरे में बैठकर फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। विकलांग लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें हॉल में दुर्गमता के कारण घर के अंदर ही रहकर फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसा कि थिएटर फिर से खुल चुके हैं, भारत के विकलांग समुदाय को कुछ बदलाव देखने की उम्मीद है। पिछले साल अक्टूबर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीबीएफसी को एक निर्देश जारी कर कहा कि वे नेत्रहीनों के लिए थिएटर के अनुभव को सुलभ बनाने के लिए सिनेमा हॉलों में ऑडियो विवरण और कैप्शनिंग का उपयोग करने के लिए कहें। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में मूवी हॉल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सभी प्रकार के विकलांग लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स को सुलभ बनाया जा सकता है। मार्च में महामारी के कारण थिएटर बंद हो गए थे, तब कुछ भी लागू नहीं किया गया था। भारत के विकलांग समुदाय को उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी।
अब जब सभी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्मों पर स्थानांतरित कर दिया गया है तो लोग थिएटर के अंदर फिल्म देखने का मजा और उत्साह समझ रहे हैं। भारत के विकलांग समुदाय को हमेशा मूवी हॉल की पहुंच की कमी के कारण अपने घरों के अंदर से ही फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वे थिएटर में तभी जा सकते हैं जब परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के साथ जाएं। बहरे समुदाय के लिए सिनेमा देखने का अनुभव अक्सर असंभव होता है क्योंकि अधिकांश फिल्म निर्माता उपशीर्षक नहीं जोड़ते हैं। फिल्में समाज का अभिन्न अंग है। ये हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है जहां हम वास्तविकता से दूर होते हैं, कुछ ऐसा जो हम में से अधिकांश 2 से 3 घंटे के लिए अनुभव करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें दूसरे लोगों के दृष्टिकोण के बारे में बेहतर जानने में भी मदद करता है। इन सभी को एक समुदाय को अस्वीकार करना न केवल अनुचित है बल्कि गैर कानूनी भी है। ये सिर्फ थिएटर मालिकों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म गोअर्स के लिए भी विकलांग लोगों के लिए सिनेमा के अनुभव को सुलभ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है। गिरफ्तारी के 7 हफ्ते बाद फादर स्टैन स्वामी को आखिरकार जेल में एक सिपर मिल गया। फादर स्वामी को पार्किंसंस बीमारी है और वे एक गिलास पानी पकड़ने में असमर्थ है। इस सप्ताह के प्रारंभ में एक स्ट्रॉ और सिपर के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद एक बड़ा सोशल मीडिया अभियान चलाया गया था जिसमें विकलांग आदिवासी कार्यकर्ता के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को दिखाया गया था। आखिरकार फादर स्टैन स्वामी को जेल में एक सिपर मिल गया। सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार ये सुनिश्चित कर दिया है कि विकलांग आदिवासी कार्यकर्ता को गिरफ्तार होने के 90 दिन बाद तलोजा जेल में अधिकारियों द्वारा एक सिपर दिया गया था जहां वे बंद हैं। फादर स्वामी जो 83 वर्ष के हैं, उनको पार्किंसन रोग है और वे एक गिलास पानी नहीं पकड़ सकते। उन्होंने दोनों वर्षों में अपनी अधिकांश सुनवाई भी खो दी है। हालांकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य बुनियादी आवास से वंचित कर दिया गया था, जो कि पार्किंसंस को एक अक्षम स्थिति के रूप में मान्यता देता है। इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत द्वारा खारिज किए गए एक स्ट्रॉ और सिपर के लिए फादर स्वामी की याचिका के बाद एक बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण द्वारा ट्वीट किए गए विरोध प्रदर्शन में फादर स्टैन स्वामी का ये वीडियो, जिसमें उनकी विकलांगता की सीमा पर प्रकाश डाला गया था, उनको सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से साझा किया गया था। दबाव आखिरकार काम करने लगा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छेरिंग दोरजे ने शनिवार को जेल में फादर स्वामी से मुलाकात की और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुनील रामानंद ने मुंबई मिरर को बताया कि इस आंदोलन के बाद एक सिपर प्रदान किया गया था। चेन्नई स्थित विकलांगता अधिकार अधिवक्ता वैष्णवी जयकुमार ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ये लंबे समय से जारी है। कृपया सुनिश्चित करें कि हिरासत में जाने पर विकलांग लोगों को अपने सहायक एड्स को बनाए रखने की अनुमति है। NLEAP सूची को केवल अलिखित नीति के चश्मे के बजाय अनुमत वस्तुओं की एक स्वचालित सूची के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी और एक डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट संकेत खलीलकर के साथ एक इंजीनियर जैस्मीन खन्ना अच्छे दोस्त हैं, जो अब एक गैर सरकारी संगठन एक्सेस टू होप शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं, जिसका उद्देश्य मुंबई शहर को विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। सेरेब्रल पाल्सी के साथ रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में मुंबई स्थित जैस्मीन खन्ना विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शहर कितना दुर्गम है इस बारे में सबसे अधिक जागरूक हैं। उनके दोस्त संकेत खलीलकर एक नैदानिक फिजियोथेरेपिस्ट विकलांग नहीं है, लेकिन विकलांग बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने एक्सेस टू होप एक NGO शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मुंबई शहर को अपने निवासियों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। संकेत और जैस्मिन ने मुंबई के एक उपनगर विलेपार्ले ईस्ट के एक्सेसिबिलिटी ऑडिट पर काम करके पानी का परीक्षण किया था। स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के अनुभव ने कुछ ठोस और दीर्घकालिक करने के अपने संकल्प को मजबूत किया। वे विकलांग बच्चों और वयस्कों की पहुंच, समावेशी शिक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हालांकि वे सामान्य रूप से पहुंच और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा और पुनर्वास को विशेष रूप से सेरेब्रल पाल्सी और इससे जुड़े विकलांगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में अंधेरी के उपनगर में स्थित मुंबई के ईस्ट वार्ड में पहुंच पर पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये बृहन मुंबई नगर निगम BMC के साथ एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो काम को अंजाम देगी
ऑडिट, डिजाइन, हस्तक्षेप और पर्यवेक्षण फर्म नेचर एंड नर्चर आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स के आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स द्वारा संभाला जाएगा। एक्सेस ऑडिट के आधार पर डिजाइन के हस्तक्षेप पर काम किया जाएगा ताकि लोग बिना किसी समस्या के इन सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके। जो काम उन्होंने लिया है वो मुंबई के जनसंख्या घनत्व और जागरूकता की भारी कमी को पूरा करने के लिए आसान नहीं है। जैस्मिन और संकेत कहते हैं कि वे इससे अवगत है। केरल स्थित निरपेक्ष आईएएस एकेडमी ने घोषणा की है कि वे 25 विकलांग आईएएस उम्मीदवारों को अपनी नई परियोजना चित्रसालभम के साथ मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके संस्थापक जोबीन कोट्टारम ने पहली बार इस साल शुरू की गई दिलचस्प परियोजना के बारे में बात की। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एक सपना है जो कई लोगों द्वारा पोषित है, लेकिन जब आपके पास विकलांगता होती है और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं तो सपने का पीछा करना कठिन हो सकता है। केरल स्थित निरपेक्ष IAS एकेडमी ऐसे IAS उम्मीदवारों के लिए अवसरों के द्वार खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके नए चित्रसालभम प्रोजेक्ट का उद्देश्य 25 विकलांग IAS उम्मीदवारों को मुफ्त IAS प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके संस्थापक जोबीन कोट्टाराम इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने परियोजना शुरू करने के लिए क्या संकेत दिया। मलयालम में चित्रसालभम का अर्थ है तितली। ये एक कोकून से तितली की ओर मुड़ने की प्रक्रिया है। बस यही हम यहाँ निरपेक्ष IAS एकेडमी में करने का लक्ष्य रखते हैं। जोबीन बताते हैं जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त इरा सिंघल को मानते हैं, जो विकलांगता के प्रेरणा के रूप में एक व्यक्ति हैं। आज भी विकलांग लोग अपने घरों के अंदर बैठने के लिए मजबूर है, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। इरा ने मुझसे कहा कि वो सत्ता में आने के बाद विकलांगों के लिए 35 कानून बदल सकती हैं। अगर अधिक विकलांग लोग कानून के निर्माता बन जाते हैं तो मेरा मानना है कि समुदाय को बेहतर प्रदर्शन मिलेगा, कहा जोबीन ने, जो NGO सैंथ निकेतन के निदेशक भी हैं। चित्रसालभम 25 विकलांग IAS उम्मीदवारों तक पहुंचेगा। ये 30 लाख का प्रोजेक्ट केंद्र द्वारा ही कवर किया जा रहा है। वो बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर आधारित फिल्म सुपर 30 से भी प्रेरित थे, जो मुफ्त में IAS उम्मीदवारों को पढ़ाते हैं। मलयालम में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जोबीन बताते हैं कि वर्ष 1964 से छात्रों को स्थानीय भाषा में परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई है, लेकिन कई अभी भी इसके बारे में अनजान हैं। विकलांग 4 से अधिक छात्र पहले से ही निरपेक्ष IAS एकेडमी का हिस्सा हैं। इस साल सिविल सेवा की परीक्षा में 804वीं रैंक हासिल करने वाले गोकुल S भी एकेडमी से हैं। जन्म से दृष्टिहीन गोकुल को जोबीन और उनकी टीम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। वर्तमान में 70 से अधिक छात्रों ने परियोजना के लिए पंजीकरण किया है। सबसे योग्य लोगों को चुनना जोबीन के लिए एक कठिन काम होने जा रहा है, जो हर साल यहां से परियोजना शुरू करने की योजना बनाते हैं। ये 1 साल का कार्यक्रम दिसंबर में शुरू होगा। जोबीन बताते हैं कि विकलांग छात्रों को उन्हें दिए गए आरक्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए। पिछड़े समुदायों के लोगों को मौद्रिक लाभ दिया जाता है, लेकिन विकलांग छात्रों को नहीं। ये एक और कारण है जिसने मुझे अब चित्रसालभम परियोजना को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ये समाज को एक सकारात्मक संदेश देगा। अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वे चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। निरपेक्ष IAS एकेडमी लगभग 12 साल पहले शुरू की गई थी और इसकी त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कोझिकोडे, कयाकमुलम और मेविलिकारा में शाखाएं हैं। उनकी 100 से अधिक छात्र पहले से ही सिविल सेवाओं में हैं। प्रशिक्षण अंग्रेजी और मलयालम दोनों में दिया जाता है। जोबीन ने 40 से अधिक किताबें लिखी हैं और एक प्रेरक वक्ता भी हैं। यदि आपको इस एकेडमी से जुड़े किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है तो आज ही कॉल करें 9447259402। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ NFB एफिलिएटेड बाय वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन स्टेट ब्रांच ऑफ कर्नाटका कर्नाटक राज्य के प्रेस्टिजियस अवार्ड NFB कर्नाटका एक्सीलेंसी अवार्ड्स के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। मुख्य रूप से यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: रोल मॉडल बेस्ट एम्प्लॉई, रोल मॉडल इन आर्ट्स एंड कल्चर, रोल मॉडल इन सोशल वर्क और रोल मॉडल इन सेल्फ एम्प्लॉय। आप इस अवार्ड के लिए आवेदन पत्र कर्नाटका NFB की वेबसाइट www.nfbkarnataka.org से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर 14 दिसंबर 2020 तक आप इस अवार्ड्स के लिए आवेदन भर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपने टेस्टिमोनियल्स, फोटोग्राफ्स के साथ आप nfbkarnataka@gmail.com पर भेज सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 998804
44655 या मेल करें nfbkarnataka@gmail.com पर। यहाँ आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये अवार्ड्स केवल कर्नाटका में रहने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ही हैं, जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धियां प्रदान की हैं। ये अवार्ड 4 जनवरी 2021 को ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार NFB कर्नाटका कर्नाटका के ही दृष्टिहीन छात्रों द्वारा NFB कर्नाटका प्रतिभा अवार्ड के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। ये अवार्ड्स उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने SSLC, PUC डिग्री या PG कोर्सेज 90% से कम अंकों में पास नहीं किया है। इन अवार्ड्स के लिए भी आप आवेदन पत्र NFB कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट www.nfbkarnataka.org से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2020 है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2020 तक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के साथ विद्यार्थियों के सभी भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स और फोटोग्राफ्स फेडरेशन के ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। आप ये आवेदन nfbkarnataka@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। ये अवार्ड्स भी 4 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में प्रदान किए जाएंगे। आपने सुने डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट पर बात करने का। आइए चलते हैं दानिश महाजन जी के पास। या दोस्तों नमस्कार, कम्युनिटी कलर के सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं दानिश महाजन और कल हम सब ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हिस्ट्री आप सभी को मालूम होगी। अगर यूएनओ के हिसाब से बात करें तो 1976 में एक्शन प्लान बनने शुरू हो गए थे। 1981 को ईयर ऑफ डिसेबल्ड का नाम दिया गया था, डेडिकेट किया गया था। फिर 1983 से 1992 में डेकेड ऑफ डिसेबल्ड घोषित किया गया था और 1992 से हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है। जो डेकेड घोषित किया था और जो ईयर घोषित किया था, तो यूएनओ का जो एक्शन प्लान था वो ये था कि किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, किस तरह से जो डिसेबल्ड हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो 3 दिसंबर 1992 के बाद फिर हर साल ये मनाया जाता है। और जो इस एम होता है, जो एम है डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेशन का, वो यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को कैसे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, एम्पावर करना है और लोगों को कैसे जागरूक करना है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ना है। इस साल यूएनओ हर साल एक थीम देता है। इस बार का जो थीम है वो ये है, बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यानी 2019 के बाद फिर से उस काम में जुट जाना है। हमें समाज को इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और सस्टेनेबल बनाना है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करना है। इस साल कई प्रोग्राम होते हैं। दुख की बात ये रही, अगर मुझसे आप पूछें तो इस बार जो हमारी MSJ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया प्रोग्राम को, चाहे वो नेशनल अवार्ड का हो, जहाँ सेलिब्रेशन जो होती है, नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं डिसेबल्ड को उनकी अचीवमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो पोस्टपोन कर दिए। वर्चुअल वर्ल्ड में ये प्रोग्राम होना चाहिए था और काफ़ी लोग नाराज हैं। जब सारी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट कर रही है तो वर्चुअल आप क्यों नहीं कर रहे, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ये दुख लगा, इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया भी आई लोगों की, ये सही नहीं माना। अगर इस साल की हम बात करें तो ये सारा साल कोविड के नाम रहा और बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ और बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तैयार नहीं था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो एक बड़ी सीख है हेल्थ सेक्टर को डिसेबल फ्रेंडली, एक्सेसिबल बनाने की और उम्मीद है पूरे वर्ल्ड ने इससे सीख ली होगी। आने वाले समय में खुदा ना करे कोई ऐसी, भगवान ऐसा ना करे, ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन तैयार रहना चाहिए। सब पोल खुल गई सबकी, जो बड़े बड़े देश थे जो अपने हेल्थ सिस्टम पर प्राउड करते थे, लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ये साल नाइटमेयर रहा। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज लाता है कोई भी जो परिस्थिति है,
इस जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की एक सीख मिली। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, जो वर्क फ्रॉम होम है, हो सकता है आने वाले टाइम पे उसका काफ़ी प्रचलन चले और डिसेबल्ड के लिए काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए। इसके लिए कुछ लॉज को भी डाइल्यूट करने की बात हुई इस साल, लेकिन थैंकफुली एडवोकेसी स्ट्रॉन्ग हुई, जिसके कारण किसी भी लॉ को छेड़छाड़ नहीं की गई। गवर्नमेंट ने ट्राई की, चाहे वो डिक्रिमिनलाइजेशन हो या नेशनल ट्रस्ट को डाइल्यूट करने की बात हो। उसके अलावा ये अगर हम बात करें तो FCRA का एक लॉ आया जिसने ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी बैडली हिट किया। एक तो वैसे ही फंडिंग बंद हो गई काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जो हमारे एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी, लेकिन FCRA का एक कड़ा कानून आया तो ये सही नहीं हुआ, ये फटाफट पास कर दिया गया बिना चर्चा के। लेकिन वही मैं बोलूँगा कि डिसेबिलिटी डे पे MSDI को प्रोग्राम करना चाहिए था। हालांकि कई डिसेबिलिटीज कमिश्नर ने किया है और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने लीगल समिट किए हैं और चंद्रचूड़ साहब की स्पीच भी सुनी हमें, संजय जैन साहब ने ये प्रोग्राम करवाया तो पुणे लॉ कॉलेज ने, तो ये बढ़िया रहा। और कई जगह कंपटीशन भी हुए ऑनलाइन डिबेट के, तो बढ़िया रहा। इस साल हम सबका यही प्लेज होना चाहिए कि आगे बढ़े और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की बात करें। जो ये साल बीता है ये कभी हमारी जिंदगियों में ना आए। बहुत सारे हमने बड़े नेता खोए, मित्तल साहब, AK मित्तल साहब, पिंचा साहब, जागेराम जी, और भी काफ़ी लोग हमारा साथ छोड़ गए इस परिस्थितियों में। तो आइए अब सब मिलके इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। हम सब ब्रांड एम्बेसडर हैं डिसेबिलिटी सेक्टर के और लोगों को अवेयर करें। और एक आप लोगों का विशेष धन्यवाद जो मुझे सुनते हैं, मेरे प्रोग्राम्स को सुनते हैं, कि रेडियो उड़ान को मुझे आप लोगों के प्यार के कारण 2 अवार्ड दिए जा रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली द्वारा मधु शर्मा मेमोरियल यंग अचीवर अवार्ड और एक कैथलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मैरी ग्लोरी लिलियन ब्रैकलमैन्स डिसेबिलिटी अवार्ड 2020। तो आप सभी का धन्यवाद। और एक चीज जो मैं बात करना चाहता था आज के एपिसोड में, लेकिन मैं अगले सप्ताह आपसे बात करूंगा। कोविड के कारण और वैसे भी एक चीज है कि हेल्थ इंश्योरेंस का एक बड़ा इशू रहता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दिया नहीं जाता, जबकि IRDA का सर्कुलर भी है। तो इस पर हम अगले सप्ताह बात करेंगे। बहरहाल लोगों को जागरूक करें, अपने आप को एम्पावर करें, सामने वालों को एम्पावर करें, और जो UNO का थीम है आइए मिलके उस पे काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में हर सप्ताह हम किसी एक करियर अपॉर्चुनिटी पर बात करते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए हेल्पफुल रहती है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो करियर काउंसलिंग की ये सेगमेंट आप जरूर सुनिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपना करियर अभी बनाना चाहते हैं या जो लोग अभी जॉब में नहीं आए हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हर सप्ताह हम किसी एक करियर अपॉर्चुनिटी पर बात करते हैं और हमारे एक्सपर्ट हमारे सवालों के जवाब देते हैं, और वो सवाल वही होते हैं जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स जो कि करियर ढूंढ रहे हैं उनके हो सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं या आप अपना करियर सोच रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आज का एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से नीरज अरोड़ा जी होंगे एज अ एक्सपर्ट, जो कि हमारे सवालों के जवाब देंगे कि फिजियोथेरेपी की फील्ड में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो खुद विजुअली इम्पेयर्ड है और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट 18 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। आइए नीरज अरोड़ा जी से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं सभी रेडियो उड़ान के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आप सबका अभिवादन करता हूं। थैंक यू सो मच ज्योति जी। जी सर, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने सेंटर्स भी चला रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप उन स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को शुरू से ही गाइडेंस दे जो एक
एज होती है करियर बनाने की, 9th 10th में जनरली कहा जाता है कि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए क्या स्कोप है? ज्योति जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं इसका बहुत थोड़ा सा डिटेल में आंसर करना चाहता हूँ। तो इफ यू परमिट में मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल इंट्रो करने के साथ साथ में मैं अपना इस करियर के बारे में आप बताना चाहूंगा। तो ज्योति जी, मैं एक लेट ब्लाइंड पर्सन हूँ। मैं 12th में रहते हुए आई लॉस्ट माय विजन। उसके बाद मैंने बॉम्बे में एक रिहैबिलिटेशन कोर्स किया। वहां पे मुझे पता चला कि हम लोग फिजियोथेरेपी कोर्स कर सकते हैं और उसे एज अ करियर ले सकते हैं। तो वहां पे NAB के इंस्टीट्यूट से मैंने 2 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। देन उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद से फिर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर एक बैंगलोर से वहां पे RCI इंस्टीट्यूट का, बैंगलोर यूनिवर्सिटी का एक कोर्स था डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, वो कंप्लीट किया। और फिर मैंने निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान से बैचलर्स कंप्लीट करी। इस तरह की मेरी एकेडमिक जर्नी रही। और ये करते करते मैं महाराष्ट्र में एक भुसावल, ये जैसे टाउन है, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, यहाँ पे मेरे 2 पेन मैनेजमेंट एंड रिहैब सेंटर हैं। एक मेरा इंडिपेंडेंट सेंटर है और एक मेरा एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे मेरा एक सेंटर है। तो ये दोनों सेंटर्स मैं और मेरी टीम के साथ मैं इसे मैनेज करता हूँ। और आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पिछले 18 साल से मैं अपनी बेस्ट पोटेंशियलिटी यहाँ पे अपनी सोसाइटी में सर्व कर पा रहा हूँ, अपनी स्किल सर्व कर पा रहा हूँ। मुझे इसका बहुत प्राउड है। मैं एज अ करियर अगर मैं फिजियोथेरेपी के बारे में बताऊंगा तो मैं एक सेंटेंस में आपको कहना चाहूंगा कि इट इज द बेस्ट पोस्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ योर गुड स्किल। तो आप अपनी स्किल को, अपनी बेस्ट पोटेंशियलिटी को एक बहुत अच्छी डिग्निटी के साथ अपनी सोसाइटी में सर्व करते हैं एंड यू गेट अ वेरी गुड रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन एंड वेरी वेल पेड फॉर योर बेस्ट स्किल। दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तो ये समझ में आता है कि अगर फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट है किसी पर्सन का और वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। जी right, बिल्कुल sir? बिल्कुल 100%। ओनली यू थिंक यू रिक्वायर कि एक डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और डिवोशन चाहिए। बस ये 3D अगर आपके पास है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। दैट्स अमेजिंग। तो साथ में एक आपको केस हिस्ट्री भी मिल रही है और सीखने को मिल रहा है कि चलिए तो सर अब ये बात कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? ज्योति जी, ये एक थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि आज से 40-45 साल पहले से ही ये जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। महाराष्ट्र में विक्टोरिया मेमोरियल इंस्टीट्यूट था बॉम्बे में, और गुजरात के भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे BPA इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं देहरादून के भी थे, जहाँ पे ये विजुअली इम्पेयर्ड फिजियोथेरेपी के लिए पिछले 40-45 साल पहले कुछ कोर्सेज चलाए जाते थे। और जो मेन स्ट्रीम है वहाँ पे डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स चलता था। और वैसे हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें एज अ मैश्योर या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी उस समय रिकॉग्निशन दिया जाता था। तो उस समय के एरा में इन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट था अवेलेबल, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी इनका एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हो रहा था। बट स्लोली जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता रहा, मेन स्ट्रीम में एजुकेशन का अपग्रेडेशन होता रहा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड इंस्टीट्यूट्स जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स या स्टूडेंट्स को स्टडी करवा रहे हैं या फिर जो उनको इस तरह के करियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनके अपग्रेडेशन कहीं उस तरह से नहीं हो पाए जिस तरह से मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट हुआ। और वहां पे अभी परिस्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे रहे हैं, लेकिन उन सर्टिफाइड डिप्लोमा के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ा दुर्दैव बात है। लेकिन इसी के साथ साथ में ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपके पास से 8 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जैसे राइट टू एजुकेशन, ये एक हम सभी को पता है कि हमारे राइट्स हैं, और उसमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो हमने 10 साल पहले इसी सिलसिले में हमारे कुछ बच्चों के लिए फाइट किया था गवर्नमेंट से, और हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी डाला गया था, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और अभी आप
कोई भी एज अ विजुअली चैलेंज अगर बच्चा है, वो अगर 11-12 साइंस करता है और नीट और सीटी पास कर लेता है, तो वो मेन स्ट्रीम कोई भी कॉलेज में जैसे 1% रिजर्व सीट है, तो उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी का एज अ मेन स्ट्रीम में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे अभी बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम से फिजियोथेरेपी का बैचलर्स कर रहे हैं और मास्टर्स भी कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट होना है, ना कि हमें एक स्पेशल एजुकेशन का एक क्राइटेरिया क्रिएट करना है सोसाइटी में। एब्सोल्युटली, क्योंकि काम एक जैसा ही है और रिस्पॉन्स भी एक जैसा ही मिलने वाला है, तो अलग से करने का कोई वो नहीं बनता। चलिए, तो सर अब आपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पिक्चर क्लियर की है, तो प्राइवेट में क्या इसका स्कोप है? अगर कोई अपना पर्सनल जैसे आप सेंटर चला रहे हैं, ऐसा चलाना चाहे या कहीं जॉब करना चाहे, तो वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? ज्योति जी, 100% सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट आने वाले समय में अभी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड जो काउंसिल रजिस्ट्रेशंस के जो रूल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बच्चे जो इंस्टीट्यूट्स, जो विजुअली इम्पेयर्ड इंस्टीट्यूट्स जो भी ये कोर्सेज चलाते हैं, वहां से जो पास हो रहे हैं, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। लेकिन आगे जाके मैं तो हमेशा बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आपने मेन स्ट्रीम एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, अपने बैचलर्स करना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, और जितना आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे एकेडमिकली, और फिर आपको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि फिजियोथेरेपी इज मोर और लेस, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इट इज अ मोर और लेस, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर मैनुअल थेरेपी, और फ्यूचर जो होने वाला है फिजियोथेरेपी का, वो होने वाला मैनुअल थेरेपी का। क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है कि 70% मैनुअल थेरेपी की जाती है और 30% इलेक्ट्रोथेरेपी, हम लोग मोडालिटी बेस्ड थेरेपी करते हैं। तो लेकिन आगे जाके धीरे धीरे ये, और जहां तक विजुअली चैलेंज पर्सन की बात है, ये भगवान की बहुत अच्छी देन है। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे पास एक जो सरफेस पाल्पेशन स्किल है वो इतनी अच्छी होती है कि हम जैसे जो, अगर मैं एक फिजिकल बॉडी की बात करूंगा, तो हम जो मसल्स, टेंडन्स या जो नर्व्स हैं या फिर जो जॉइंट अलाइनमेंट्स हैं, इसका बहुत अच्छे तरीके से हम पाल्पेशन कर सकते हैं। तो वी कैन गेट टू नो द राइट डायग्नोसिस एंड वी कैन डू द राइट ट्रीटमेंट एज वेल। तो ये मैनुअल थेरेपी का बहुत स्किल थेरेपी, एक एज अ विजुअली चैलेंज मुझे तो लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अरे वाह! तो ये जैसे आपने बताया कि बैचलर्स और मास्टर्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि सबके मन में यही रहता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी कितनी जरूरी है। तो फिजियोथेरेपिस्ट, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास क्या प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, डिग्रीज या डिप्लोमा होने चाहिए अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है? ज्योति जी, अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि 12 साइंस इज मस्ट, 12 साइंस होना चाहिए। और पहला एक समय था कि जिसमें हम लोग साइंस, कॉमर्स के लिए हमारा एक ड्रीम होता था कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और ई लाइब्रेरीज और इतना सब सपोर्ट आ गया है, अभी इतना सब सपोर्ट के साथ। मेडिकल में 12th होना जरूरी है? हाँ जी, 12 साइंस आपका, एक बच्चा अगर 10th के बाद अगर 11-12 साइंस कर ले, जिसमें उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 होना जरूरी है, पीसीबी, हाँ, सब्जेक्ट क्लियर अप करें। उसके बाद जैसे बच्चा ये सब करने के बाद उसे 12th के एटलीस्ट मिनिमम 50% से ऊपर उसको अगर परसेंटेज होता है, देन ही इज एलिजिबल टू गेट अप्लाई फॉर द नीट एग्जाम। हाँ, तो नीट और सीईटी जो स्टेट बोर्ड्स के होते हैं वो सीईटी लेते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और नीट जो होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अभी प्राइवेट कॉलेजेस में भी नीट को एक्सेप्टेंस मिल गया है, तो वो क्लियर अप करेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको यू कैन गेट टू नो द गुड कॉलेजेस और आपको मिल जाएगा फिर। और सर, कॉलेजेस में जो ये बैचलर डिग्री होती है, ये फिजियोथेरेपी में ही होती है पर्टिकुलर, वहाँ से ये सेपरेट हो जाता है क्या प्रॉपर?
नहीं, ये हाँ 4.5 years का डिग्री कोर्स है ये. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनी जो मेडिकल जो एजुकेशन है, या बीएमएस बोले आप, बीएचएमएस बोले या एमबीबीएस, तो उसी की तरह का सिलेबस होता है. तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है. थर्ड ईयर से आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स अलग अलग होने लगते हैं. आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड रहते हैं, बट आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से मोर स्पेशलाइज फिजियोथेरेपी सीखना शुरू कर देते हैं. तो ये 4 years का डिग्री कोर्स एंड 6 month का आपको इंटर्नशिप रहता है. ओके, तो इस कोर्स को कहते क्या है? इस बैचलर डिग्री को क्या कहा जाता है? इट्स अ बीपीटीएच, बैचलर इन फिजियोथेरेपी. बैचलर इन फिजियोथेरेपी, राइट. तो जब कोई पर्सन फिजियोथेरेपी में बैचलर कर लेता है तो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी भी अवेलेबल है? हाँ जी, उसमें स्पेशलाइजेशन, मोर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जिसमें आपको कार्डियोवैस्कुलर होता है, पेडियाट्रिक्स होते हैं, देन न्यूरो में होता है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइजेशन होता है, स्पोर्ट्स थेरेपी होता है. बहुत सारी चीजों में आपको अलग अलग मास्टर्स में सुपर स्पेशलिटी आ जाती है. चलिए, तो अब सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये सब डिग्रीज कहाँ पर अवेलेबल है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए? क्या कॉलेजेस अलग हैं वहाँ पर? मेरा मतलब है कि जहाँ पर वो लोग आसानी से एडमिशन ले सकें. ज्योति जी, देखिए, जहाँ तक हमारे विजुअली चैलेंज जो बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड कोर्सेज चला रहे हैं, जो डिप्लोमा हैं अभी हाल फिलहाल में, वो अहमदाबाद में है. 2 इंस्टीट्यूट, एक बीपी इंस्टीट्यूट है और एक नवरंगपुरा फिजियोथेरेपी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड, ये है. देन बॉम्बे में है स्पेशल कॉलेज है फॉर द ब्लाइंड. हाँ, ये स्पेशली बेसिकली डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं वहाँ पे. और वहाँ पे आप अगर वहाँ से डिप्लोमा ऑब्टेन करेंगे, फिर डिप्लोमा लेके भी आप मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप अपनी फर्दर एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं बैचलर लेने के लिए. ये 3 इंस्टीट्यूट्स अभी हाल फिलहाल में काम करते हैं. और यदि आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली 12th करके बैचलर में आप कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया. आप जहाँ पे भी, जो भी चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, कहीं से एग्जैक्टली जहाँ पे भी आपको ये फिजियोथेरेपी डिग्री, जहाँ पे मेन स्ट्रीम, जहाँ पे नॉर्मल साइटेड बच्चा अगर कर रहा है, उन्हीं के साथ में आप भी कर सकते हैं. ये हमें राइट्स दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो हमें आई थिंक उसका यूज करना चाहिए. बिल्कुल सही कहा सर आपने. तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से सवालों के जवाब लिसनर्स के मिल गए होंगे उन्हें, जो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, खास करके उन फ्रेंड्स के. तो सर अब हम बात कर लेते हैं, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन में क्या स्किल्स होनी चाहिए सर, अगर वो फिजियोथेरेपी फील्ड में जाना चाहता है? क्योंकि स्किल्स एक कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है. अगर हमारे अंदर वो गॉड गिफ्ट नहीं है तो शायद हम उसे इतनी इजीली अडैप्ट नहीं कर पाते हैं. तो इसके बारे में बताइए. ज्योति जी, ये जो स्किल, ये जो सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एट द एज ये ग्रो होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे बेस्ड रहता है. अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कंप्यूटर में काफी इंटरेस्टेड है, उसे कंप्यूटर, पहले एक समय था कि हमारे लिए कंप्यूटर एक ड्रीम होता था कि हम कंप्यूटर को कभी टच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की वजह से आज कंप्यूटर हमारे लिए इतना इजी हो गया है कि एक विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए कंप्यूटर एज अ करियर लेना, उसके लिए बहुत आईटी को बहुत इजीली पिकअप कर लेता है और उसे डेवलप कर लेता है. और मेन अच्छी बात ऐसा है कि उसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस बहुत इजीली मिल गया है. तो एज अ मैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्योंकि एट द एज ऑफ 17-18 जब वो बच्चा अगर अपनी करियर को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि 15-16 ईयर्स में 10th पास करेंगे, 11-12 करते करते उसको 18 ईयर्स हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसको बात करेंगे कि आप में कोई स्किल होना चाहिए. तो स्किल नहीं, ये सिर्फ बेस ऑफ इंटरेस्ट है. अगर वो अपने आप को एज अ फिजियोथेरेपी और बहुत अच्छी सोसाइटी में अच्छी डिग्निटी पोस्ट पे लेके जाना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ मेहनत करनी है. मैंने जो बताया 3D, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, ये 3 ही चीजों की जरूरत है. अगर ये चीज रहा तो कोई बच्चा आई थिंक ये प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरीके से अपने फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे आपने मुझे बताया, बिल्कुल अच्छा कहा आपने. अब एक फीमेल और मेल, इसमें कोई फर्क तो नहीं है? लाइक फीमेल फिजियोथेरेपी नहीं कर पाती इजीली, ऐसा कोई इशू तो नहीं आता विजुअली इम्पेयर्ड? क्योंकि क्लाइंट्स आपके पास दोनों आने वाले हैं, बॉयज भी गर्ल्स भी, तो क्या फीमेल्स इजीली मैनेज कर पाती हैं? बिल्कुल भी नहीं ज्योति जी. मैं आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम में जो साइटेड सोसाइटी में आपको यूजुअली मैं जो देख रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ जो मेरे टाउन में एक कॉलेज है,
जहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स रहता है, वहाँ पे 70% ऑफ एडमिशन है फीमेल का और 30% बॉयज रहते हैं। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जब है ना मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम लोग उसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं? तो वो ये एक्चुअली as a- सर सुनकर ऐसे लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती होगी। एक आपको फिजियोथेरेपी करनी है तो आपको एक जैसे वो हम अगर हिंदी में कहें सिंपली तो थोड़ा जोर लगाना होता है, आपको चेक करना होता है। तो इस तरह से हम जो जनरली देखते हैं तो फीमेल लगता है कि मैनेज कर पाती होंगी या नहीं। बिल्कुल भी नहीं ज्योति जी, मैं ज्यादा कहूंगा कि हमें स्ट्रेंथ से ज्यादा ना स्किल की जरूरत है। स्किल की जरूरत है। आपको टेक्निक की जरूरत है, टेक्निक की जरूरत है। हमें हमारा जो हमारे टीचर्स थे वो हमें ये सिखाते थे कि आप पेशेंट को तभी ठीक कर पाओगे व्हेन द थेरेपिस्ट इज मोर कंफर्टेबल। तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहना है, आपको फिजिकली कंफर्टेबल, आपको सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल रहो, सराउंडिंग के साथ कंफर्टेबल, दोनों फिर आप पेशेंट को ट्रीट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल जैसे मैंने आपको कहा कि पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रोथेरेपी हमें यूज करनी पड़ती है, मोडालिटी बेस्ड थेरेपी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और फिर मैनुअल थेरेपी हमें देना पड़ता है। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है। तो सर मैनुअल थेरेपी पे तो हमारे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दिए हैं। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी को यूज हमें करना होता है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल रहती है और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है फिजियोथेरेपी में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ज्योति जी। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आज बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट हमारे अराउंड द ग्लोब, हम हर समय एक नया R&D हो रहा है, हर समय एक नए गैजेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, और वो हर तरह के गैजेट्स होते हैं वो एक्सेसिबल बनाए जाते हैं स्पेशली। तो मैं इसके लिए अपने जितने भी जो डेवलपर टीम है उन सबका बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा। तो हमारे पास कुछ मशीनें होती हैं, जिन मशीनों को हम लोग जैसे ट्रैक्शन किट बोलते हैं, या फिर ट्रैक्शन ऑटोमेटिक ट्रैक्शन मशीन्स होती है, IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी होता है, टेंस होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, डायथर्मी मशीन से बहुत सारी मोडालिटी पेन मैनेजमेंट हम लोग यूज करते हैं। अब उसमें से जैसे मैंने आपको कहा कि 30% अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज कर रहे हैं तो उसमें से 5 to 10% जो है वो एक्सेसिबल है अभी, लेकिन अभी भी हमें 20 to 25% एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि शायद हमारा जो नंबर्स ऑफ जो फिजियोथेरेपी ग्रुप है या फिजियोथेरेपी विजुअली चैलेंज सोसाइटी में, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हमारा जो नंबर्स है वो काफी छोटा है। इसके वजह से हमारा इसके वजह से उस पर शायद डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया। तो अब लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि यूनिक मेडिकल अप्लायंसेस बॉम्बे में एक कंपनी है जिसने टॉकिंग IFT बनाया, जो वर्ल्ड का सबसे पहला IFT प्रो मॉडल था, जिसके अंदर आपको 4 4-in-1 मशीन थी। वो इंटरफेरेंशियल थेरेपी के उसके अंदर मशीन थी, फिर उसके बाद टेंस करके एक मशीन थी, फिर MS था और रशियन करंट। ये 4 जो करंट थेरेपी की मशीन होती है, ये पूरी टॉकिंग मशीन पहली बार बनाई गई पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद जौहरी सर्जिकल अप्लायंसेस करके एक जोधपुर की कंपनी है जिन्होंने अल्ट्रासाउंड भी बनाया था टॉकिंग। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि हमें और आगे इसका सपोर्ट नहीं मिल पाया, बट मैं मेरी मेन स्ट्रीम सोसाइटी को या बाकी जो जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बाकी बची हुई जो मोडालिटीज हैं उन्हें भी एक्सेसिबल बनाया जाए। लेकिन यू कैन इजीली मैनेज, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल सही से असिस्टेंट से भी काम हो जाता है, जैसे कि लोग मैनेज कर ही रहे होंगे, असिस्टेंट रख के आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही। तो सर बहुत अच्छा स्कोप है, मुझे आपकी बातों से बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हुई है और उम्मीद है कि लिसनर्स को भी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक और करियर अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही एक्सेसिबल है। सर जैसे आपने मैनुअल कहा, इलेक्ट्रॉनिक का तो हमें क्लैरिटी मिल गई। अब मैनुअल में जैसे जनरली हम फिजियोथेरेपी में कई बार सुनते हैं कि एक गॉड गिफ्ट है, वैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए जैसे अंडरस्टैंडिंग बनाना कि गलती से कोई, क्योंकि साइटेड लोग शायद देखकर नर्व को प्रेस कर लेते होंगे, या कुछ जो जॉइंट, जैसे आपने कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जॉइंट्स को बड़ी इजीली गेस कर पाते हैं, जो भी आपने शुरू में कहा। यस, तो वो अब कैसे होता है मैनेज? कुछ चैलेंज तो नहीं है मैनुअल करने में? ज्योति जी,
एवरी डे यहाँ पे स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है। वर्ल्ड में बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और नए रिसर्चेस आते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड बेसिकली हमारे इंडिया में ऐसी 2 एसोसिएशंस हैं, IAVIP और VCPA। ये 2 एसोसिएशन है, मैं दोनों ही एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूँ। और ये दोनों ही एसोसिएशन जो है ये हमारे जितने भी विजुअली चैलेंज फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करती रहती है। हम लोग रेगुलरली वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बाहर से हम लोग जो फॉरेन से या इंडिया के जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उन्हें हम लोग इनवाइट करते हैं, जो मेन स्ट्रीम के, और वो हमारे जितने भी विजुअली चैलेंज फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराते रहते हैं, नई जो स्किल्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और वो हम लोग अपने नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनली वर्कशॉप भी लिए हैं, जिससे ISTM करके एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का, कैप्री इंस्टीट्यूट का भी हम लोगों ने मलीगंज का लिया है। देन बहुत सारे ऐसे ड्राई नीडलिंग भी हम लोग एज ए विजुअली चैलेंज लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैनुअल डिफरेंट, देन मलीगंट टेक्निक की मैनुअल थेरेपी है, मेटलिन मैनुअल थेरेपीज हैं, और बोबात और NDT मैनुअल थेरेपीज हैं। तो ऐसी बहुत सारी न्यूरो रिहैब के लिए या ऑर्थो रिहैब के लिए हमें उसका यूज करना पड़ता है, और वो दोनों ही हम लोग वो टेक्निक अपने स्किल को डेवलप करते हैं, सीखते हैं और करते हैं अपने पेशेंट के साथ। बहुत बढ़िया है। तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं पर भी कोई खास चैलेंज नहीं आने वाला मैनुअल थेरेपी में खास करके? बिल्कुल नहीं, और आपको सीखना है। देखो, एक मेडिकल ब्रांच एक ऐसी चीज है, और कोई भी ब्रांच में बोलूंगा कि यहाँ पे आपकी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। एवरी डे यू हैव टू लर्न, एवरी डे यू हैव टू लर्न द न्यू स्किल्स। वो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको मेन स्ट्रीम के कंपटीशन में रहना है तो आपको अपने आप को हमेशा अपडेट करना है, हमेशा अपग्रेड करना है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और हमारे उन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो कि फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप खुद विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उन फ्रेंड्स को बहुत ही हेल्प हुई होगी जो अपना करियर ढूंढ रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ जी, मैं एक अगर आप अलाउ करें तो सिर्फ मुझे एक इंसिडेंट शेयर करना है, जिसका आज मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई है। वो इंसिडेंट मैं 2 मिनट में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? श्योर सर, जी, इट्स अ प्लेजर। या तो ज्योति जी, एक केस के बारे में बताऊंगा। रिसेंटली 2 महीने पहले एक केस ऐसा हुआ कि एक यंग गर्ल, शी इज ऑफ 26 years old, उस एमटेक करी हुई यंग लड़की है। उसने वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, और वर्क फ्रॉम होम करते समय आई थिंक कुछ तो भी इन्फेक्शन हुआ था उसे, और वो इन्फेक्शन उसके ब्रेन तक पहुंचा, जिससे उसे एन्सेफेलाइटिस डेवलप हुआ, और पूरा वो लड़की जो थी वो कोमा में चली गई, जिसे उसे एडमिट किया गया न्यूरो सेंटर्स में, और न्यूरो मैनेजमेंट उसका चलता रहा, और 2-1.5 महीना वो कोमा उसका कंडीशन था। जब वो ICU से रिटर्न आई तब तक शी वॉज नॉट वेल ओरिएंटेड। उसका बैलेंस से लेके हर चीज उसका डिसओरिएंटेशन था, उसका स्पीच भी गया था, और वहां पे उसका इन हॉस्पिटल भी फिजियोथेरेपी चल रहा था। व्हेन शी वाज ब्रॉट बैक टू होम, तो उस समय उसको ऑलरेडी 3-4 फिजियोथेरेपिस्ट देख चुके थे, और सब लोग उसकी मैनेजमेंट कर रहे थे। बट लेटर ऑन उसके फैमिली पीपल को मालूम पड़ा मेरे बारे में, और मुझे बुलाया गया। मैंने उसे देखा। देखने के बाद आई टू टोल्ड देम कि भाई ये समय लगेगा, इसे कम से कम 3 to 6 months आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देन उनके फैमिली पीपल ने बोला ठीक है सर, आप यू स्टार्ट विद योर जो भी आपका काम है आप स्टार्ट करें, और फिर हम लोग देखते हैं, हम तो बिल्कुल इंतजार करने को रेडी हैं। तो आई स्टार्टेड माई जॉब, और मुझे आज जब मैं 15 दिन के बाद, मैं आपको जस्ट लास्ट 15 days की ही बात बता रहा हूँ, जो लड़की बैठ नहीं सकती थी, उसका सिटिंग बैलेंस नहीं था, उसका ऑन बेड मूवमेंट भी बहुत वीक था, और बाकी सारी एक्टिविटी उसकी बहुत वीक थी। और अभी ये 15 days के बाद जब आज मैं मॉर्निंग में उसे जब देखने गया, तो उसने इतनी अच्छी बात बोली, मैं आपको बताऊंगा ज्योति जी, मुझे इसका बहुत बहुत खुशी और बहुत ज्यादा थैंक्स टू गॉड कहता हूँ कि उसके इतने अच्छे अचीवमेंट में मुझे कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया भगवान ने। आज जब मैं मॉर्निंग में गया, उसको पेशेंट को देखा, तो शी सेड सर, मैंने आज कल रात में मैंने पता है क्या किया? मैंने क्या किया सुची?
देन शी सेड, बोले लास्ट नाइट मैं बैडमिंटन खेली हूँ अपने हाथ से। Oh my God! Wow! Amazing, sir. That's really amazing. ज्योति जी, ये लास्ट 15 डेज में इतना अच्छा मिरेकल होना, ये सिर्फ मैं तो बोलता हूँ कि एक चमत्कार भी है। और आप अगर कहेंगे कि अगर उसके जो भी अचीवमेंट में ये एक कंट्रीब्यूशन अगर फिजियोथेरेपी में एज ए मैं दे पाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिग्निटी का पार्ट है। और मैं इसे बहुत बढ़िया सर, ये लाइफ टाइम बात याद रहने वाली होती है। जो आप किसी की हेल्प कर देते हैं तो खुद को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। तो ये यहाँ से हमें क्लैरिटी मिलती है कि दूसरों की जो आप हेल्प करें और ऐसा सेटिस्फेक्शन वाला काम हो, तो इससे बढ़कर कोई जॉब नहीं हो सकती। आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि सर बहुत से लोगों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, बट ड्यू टू विजन इम्पेयरमेंट वो नहीं कंटिन्यू कर सकते। आई थिंक फिजियोथेरेपी बहुत ही एक्सेसिबल फील्ड है, अगर सिंपल शब्दों में कहें, मुझे लगता है जहाँ पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। 100%। और किसी के लाइफ को रिस्टोर करने में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो इससे बड़ा अप्रिसिएशन और इससे बड़ा ब्लेसिंग आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। तो सर अब अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कंफर्टेबल लगे, क्या आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए या उन पर्सन्स के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं और वो फिजियोथेरेपी अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर उनके कोई क्वेश्चंस हो, वो आपकी कुछ गाइडेंस चाहते हो, तो आप उन्हें गाइड कर दें, आपसे कनेक्ट कर सके वो ईमेल के थ्रू। श्योर ज्योति जी, मेरा ईमेल आईडी रहेगा D for doctor, R for Russia, .neeraj, NIRAJ, N for Nagpur, I for India, R for Russia, A for Ahmedabad, J for Jaipur, 33333@gmail.com। ओके, श्योर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को बहुत ही क्लैरिटी मिली होगी, और फिजियोथेरेपी में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर ये शो सुनकर अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो, तो आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। थैंक यू ज्योति जी, एंड थैंक्स टू रेडियो उड़ान, और मेरे सभी श्रोताओं के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने फ्यूचर के लिए, और फिर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।